1971 में एक बहुत बड़े साइंसदान कार्ल सैगन ने ये कहा था कि अगर मार्स के पोल्स पर जो बर्फ के ढांचे हैं, जो कैप्स हैं बर्फ की, उसको गर्म किया जाए तो मार्स पर एटमॉस्फेयर बन सकती है। और इस एटमॉस्फेयर के बनने की वजह से और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मार्स पर लिक्विड फॉर्म में, माया फॉर्म में पानी आ सकता है, जिससे जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। ये पहली मर्तबा थी कि किसी ने मार्स की ट्रांसफॉर्मेशन पर, आबादकारी पर बात की। बहुत से साइंसदान इस मफरूज़े से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड 2018 में लेकर आ रहा हूं, जहां पर नासा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। और ये प्रोजेक्ट उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया है, जिसमें तखमीना लगाया गया सॉफ्टवेयर मॉडल्स के साथ कि अगर हम मार्स के तमाम रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर लें तो हम मार्स का प्रेशर 7% भी ज़मीन के नहीं बना सकते। तो उसकी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इस वक्त ज़मीन का 1% भी नहीं है। और अगर हम तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लें तो ये रेशो 7% तक भी नहीं जा सकती। तो यूं हमें लगता है कि शायद हम कभी भी मार्स को आबाद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मार्स को आबाद करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में हम आपको उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हम मार्स को कैसे आबाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मार्स को टेक्नोलॉजी की मदद से आबाद किया जाएगा। और उन टेक्नोलॉजीज पर हम बहुत तफसील से इस सीरीज में बात करेंगे। सवाल ये है कि हम मार्स को कब तक आबाद करेंगे, जिसका जवाब मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल है। इस सीरीज में हम बात करेंगे नैनो पार्टिकल्स की, किस तरीके से वो मार्स के एटमॉस्फेयर को चेंज करेंगे। हम सिंथेटिक लाइफ को इंजीनियरिंग करके किस तरीके से मार्स की तरफ लेकर जाएंगे और मार्स को आबाद करेंगे। क्या मार्स से हमें एस्ट्रॉयड को भी टकराना पड़ेगा और वो एस्ट्रॉयड हमें काइपर बेल्ट से लाना पड़ेगा? इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आखिर में हम आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फेयर की भी बात करेंगे कि क्या हम मार्स को एक मस्नूई मैग्नेटिक फील्ड भी देने जा रहे हैं। मेरा नाम है दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सबसे पहले सवाल बनता है कि हमें मार्स को आबाद ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हर इंसान के जहन में है कि हमें ज़मीन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम मार्स पर जाएं। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, हमें ज़मीन को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन मार्स पर जाना भी हमारी ज़रूरत है। इलॉन मस्क का कहना है कि हम एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशी हैं, इसलिए हमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं मुस्तकबिल में बहुत बड़ी जंगें, हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो कि दुनिया को तबाह करने जा रही है, क्लाइमेट चेंज अभी आ चुकी है। हम देख रहे हैं ऐसी पेंडेमिक्स, ऐसी वबाएं जो ज़मीन पर ज़िंदगी को उजाड़ सकती है। हम देख रहे हैं कि कोई एस्ट्रॉयड कभी ज़मीन पर आएगा माजी की तरह और ज़मीन को तबाह कर देगा। और ताज़ा तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया है, और अब साइंसदान ये कहना शुरू हो चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है हमारी आखिरी बड़ी टेक्नोलॉजी हो। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ ज़मीन को बहुत ख़तरात हैं, वहाँ हमें दूसरे प्लैनेट्स पर पहुँचने का माली फ़ायदा भी है। उसमें सबसे अहम चीज़ वहाँ के रिसोर्सेज हैं, हम वहाँ पर रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ की तरफ जिसमें मार्स को ही क्यों चुना गया। हम वीनस की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आज से कई हज़ार साल, लाखों सालों के बाद क्या वीनस लाइफ के लिए उतना ज़्यादा आसान होगा या मार्स पर लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से पनप सकेगी। जब हम सूरज से अपना फासला देखते हैं और सूरज के वक्त के साथ बढ़ते हुए हुजम को देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वक्त के साथ साथ सूरज का साइज़ बढ़ेगा। और वो हिस्सा जहां आज हमारी ज़मीन मौजूद है, जिसे गोल्डीलॉक रीजन कहा जाता है, जहां पानी लिक्विड माया फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो जाएगा और मार्स तक पहुंचेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन बहुत ज़्यादा हिद्दत रखेगी और मार्स हैबिटेबल होगा। मार्स पर ऐसे टेम्परेचर होंगे जहां पर इंसान रह सकेगा।
उसके साथ साथ मार्स ज़मीन से बहुत मिलता जुलता भी है। अगर मार्स के दिन रात की बात की जाए तो 24.6 घंटों का दिन होता है, जो कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर आइस मिलती है हमें, यहाँ पर पोलर रीजन्स में हमें बड़े बड़े आइस के ज़खायर भी मिले हैं, और हमें ये भी लगता है कि मार्स की ज़मीन के नीचे भी पानी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, तो पौधे भी यहाँ पर पनप सकते हैं। और उसके साथ साथ मार्स पर चीज़ें लैंड कर सकती हैं, जहाज़ लैंड कर सकते हैं। इसकी हार्ड सरफेस है जो कि हमें सैटर्न और जुपिटर में मौजूद नहीं मिलती। इसलिए मार्स पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन से मुशाबहत रखती हैं, और इसलिए हम मार्स की तरफ जा रहे हैं। मार्स का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो कम से कम टेम्परेचर -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और कुछ जगहों पर मार्स का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है। लेकिन बिलअमूम मार्स का टेम्परेचर ज़मीन से बहुत ज़्यादा कम है, और इसी वजह से यहाँ पर लाइफ को बढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। इस टेम्परेचर के कम होने की एक मेन वजह यह है कि मार्स के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कायनात से कॉस्मिक रेडिएशंस और सूरज से जितनी भी कॉस्मिक रेडिएशन आती हैं वो मार्स पर डायरेक्ट हिट करती हैं, और इसलिए लाइफ का वहाँ पर बढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और कॉम्प्लेक्स लाइफ इसलिए हमें अभी तक मार्स पर नज़र नहीं आई। बेसिकली तो हमें बहुत छोटी लाइफ भी अभी उसके शवाहिद नहीं मिले कि वो मार्स पर मौजूद है। हमें मार्स पर पानी लेके आना है, क्योंकि ज़िंदगी पानी से आगे बढ़ती है। इसलिए पानी को लाने के लिए हमें बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, और जब एक मरतबा पानी आ गया तो माइक्रोबियल लाइफ आएगी, और फिर माइक्रोबियल लाइफ के साथ कॉम्प्लेक्स लाइफ, पौधे और इंसान भी वहाँ पर जाके रह सकेंगे। तो मैं लेकर चल रहा हूँ आपको एक रिसर्च पेपर की तरफ, और ये रिसर्च पेपर शाया हुआ है साइंटिफिक एडवांसेस में, और इसे ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी कहते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हम नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मार्स को गर्म कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जब हम बहुत छोटे साइज की तरफ जाते हैं, 10 की ताकत -9 मीटर के साइज पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो नैनो स्केल पर मिलती हैं। 1 नैनोमीटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो नैनो पार्टिकल 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक, और कुछ जगह पर 1000 नैनोमीटर तक भी उनका साइज हो सकता है। तो हम इतने छोटे लेवल पर जा रहे हैं रेत के ज़र्रों की इंजीनियरिंग करने के लिए। और अगर आप एक रेत का ज़र्रा देखें, मैं माइक्रोस्कोप से आपको रेत की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो रेत के एक ज़र्रे की जो उसका साइज़ होता है वो 62,500 नैनोमीटर भी हो सकता है, और बड़े जो रेत के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो 2 लाख नैनोमीटर बड़े हो सकते हैं। तो हमने इन पार्टिकल को इस तरीके से इंजीनियर करना है, जिसका तरीकाकार इस पेपर में बताया गया है, ताकि ये मार्स का टेम्परेचर ट्रैप कर सकें। और अगर ये मार्स का टेम्परेचर ट्रैप कर सकते हैं तो मार्स तकरीबन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो सकता है। और ज़मीन पर की गई सिमुलेशन से पता चलता है कि अगर इतना टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मार्स का बढ़ जाए तो वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो हम ज़मीन से ही ले जाएं। अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जितने भी पहले ट्रांसफॉर्मेशन के इस किस्म के आइडियाज़ दिए गए, उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइडिया है 5000 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसे देने वाले 2 साइंसदान हैं जिनकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, समाना अंसारी और प्रोफेसर होमैन। नॉर्थ वेस्टर्न मैककॉर्मिक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने ये बताया कि जब इन ज़र्रों को छोड़ा जाएगा, इन ज़र्रों का साइज़ होगा 9 माइक्रोमीटर, 9 माइक्रोमीटर। और ज़्यादातर ये ज़र्रे एल्यूमिनियम और आयरन के बने होंगे, यानी कि हम मार्स से इनको बना सकेंगे। हमें ज़मीन से अलग चीज़ें लेकर जाने नहीं पड़ेंगी, बल्कि हम वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे हैं जो कि इन सिटू होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो मार्स के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बनाई जा सकती हैं। तो जब इन ज़र्रों को फेंका जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो लाइट की स्कैटरिंग को ये चेंज करेंगे, और जो रोशनी मार्स की ज़मीन तक पहुंचती है वो जब वापस निकलेगी तो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को ये बाहर नहीं निकलने देंगे, स्पेस में नहीं जाने देंगे, और ये उसे ट्रैप कर लेंगे। तो मार्स की जो एटमॉस्फेयर वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी ज़मीन पर भी क्रिएट होता है, जिसमें बहुत सी गैसेस हिस्सा लेती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और इन साइंसदानों का ये कहना था कि अगर हम मार्स में 30 लीटर इन पार्टिकल्स के पर सेकंड इंजेक्ट करें 10 सालों के लिए,
तो इसका टेम्परेचर कई जगहों पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और उससे वहाँ पर लाइफ जन्म ले सकती है। लेकिन अभी भी सवालात हैं, और सवालात ये हैं कि इन नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि ये सिंथेटिक पार्टिकल्स हैं, आर्टिफिशियल पार्टिकल्स हैं, इन नैनो पार्टिकल की लाइफ क्या होगी? क्या अगर ये 50 साल के बाद, 100 साल के बाद अपनी वैल्यू खो देते हैं, अपनी इंजीनियरिंग खो देते हैं और ये हीट को ट्रैप नहीं कर पाते, तो उस वक्त उस लाइफ का क्या होगा जो कि मार्स पर जा चुकी है या वहाँ पर परवान चढ़ रही है? तो एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इन नैनो पार्टिकल्स की लाइफ टाइम क्या होगा और इनकी रिलायबिलिटी क्या होगी। और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि जब भी हम कुछ टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो हमें उसका इकोसिस्टम कंप्लीट करना चाहिए, उसका साइकिल पूरा करना चाहिए। आज तक ज़्यादातर जितनी भी हमने टेक्नोलॉजीज़ बनाई, जिस तरह कारखाने बनाए और वो CO2 ज़मीन के एटमॉस्फेयर में धड़ाधड़ फेंक रहे हैं, और फिर हमने सोचा नहीं कि उस CO2 का हम क्या करेंगे, तो साइकिल पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा अफरियत हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो जब हम मार्स को गर्म करेंगे तो जो वहाँ पर आइस है उसके अंदर जो CO2 ट्रैप है, या जब और जगह से भी CO2 जो है वो ज़्यादा बनेगी, तो उस CO2 का क्या करेंगे? उसे, क्योंकि CO2 ज़्यादा गर्मी करेगी और हम ऑलरेडी उसको गर्म कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। एक और आइडिया जो साइंसदानों ने दिया वो ये भी है कि हम पूरे मार्स को टेराफॉर्म ना करें, हम पूरे मार्स को ना बदलें, बल्कि हम उसको हिस्सों में, आइलैंड्स में, जजीरों में बदलें। हम छोटे छोटे शहरों को बदलें और पूरे मार्स की तरफ इतने रिसोर्सेज ना लेके जाएं। इसे पार्शियल टेराफॉर्मिंग कहते हैं, और इसमें एक रिसर्च पेपर लिखा गया जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इस रिसर्च में बताया गया कि ऐसे मटेरियल्स हम बना रहे हैं जो कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को टेराफॉर्म कर सकें मार्स पर। इस मटेरियल का नाम है जो इन मुख्तलिफ शीट्स में इस्तेमाल होगा, सिलिका एरोजेल। सिलिका एरोजेल की शीट्स बनाई जा रही हैं जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ी होंगी। और इस पेपर में जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि नेचर में, जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ है, उसने बताया कि ये शीट 90% रोशनी के लिए पोरस है। 90% पोरस होती हैं, इनमें रस्ते होते हैं, तो 90% रोशनी जो है वो इनसे फिल्टर थ्रू हो सकती है। लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नहीं आने देगा, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को मार्स की ज़मीन तक नहीं आने देगा, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए ख़तरनाक है, और इंफ्रारेड को वापस नहीं जाने देगा, तो हीट को भी ट्रैप करेगा। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो कि इस रिसर्च पेपर में दिखाई गई कि इस तरीके से हमें ये जो शीट्स हैं मार्स में मुख्तलिफ जगहों पर रखनी पड़ेंगी ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ सके और वहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो सके और पानी मिल सके। इस पूरे प्रोसेस में जो मुख्तलिफ शक्लें निकल कर आती हैं, जिस तरीके से इन शीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कुछ यूँ है कि कुछ जगहों पर तो ज़मीन पर ये शीट्स डायरेक्ट ही रख दी जाएंगी। अगर हम पोलर एरिया में हैं जहाँ पर बर्फ़ है, तो वहाँ पर इन शीट्स को डायरेक्ट रख दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर्स बना रहे हैं, हम ऐसे बड़े बड़े शहर बना रहे हैं जो कि डोम में महफूज हैं, जिनके अंदर हम जिंदगी को परवान चढ़ाएंगे, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो इन शीट से मिलकर बनेगा। ये बायोस्फीयर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई है, और ये तस्वीर मैंने खुद AI से जनरेट की है ताकि आपको समझ आ सके। तो हम इस तरीके से छोटे छोटे शहर बसाएंगे जहाँ पर सिलिका एरोजेल की जो शीट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके ज़रिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बहुत वसी पैमाने पर जो बर्फ़ है उसको पानी की शक्ल में लेकर आएंगे। लेकिन आखिर में एक फ़िलॉसॉफ़िकल सवाल है, और वो सवाल ये है कि जब हम ज़मीन से ज़िंदगी मार्स पर लेकर जाएंगे, इंसानों की शक्ल में, माइक्रोब्स की शक्ल में, या और जानदारों की शक्ल में, तो अगर मार्स पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, अभी तक साबित नहीं हुआ, अगर एग्जिस्ट करती है तो उस ज़िंदगी का क्या बनेगा? क्योंकि हो सकता है जिन कंडीशंस में वो ज़िंदगी परवान चढ़ रही है वो ज़मीन से तो बहुत मुख्तलिफ हैं, तो वो लाइफ भी हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ज़मीन की ज़िंदगी उसे डोमिनेट कर देगी, या शायद हम उनका भी ख्याल करेंगे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर हमने डिस्कशन करनी है, और अगली वीडियोस में हम उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।